हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वह है उपसर्ग पर, यानी कि उपसर्ग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सब के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो फटाफट जल्दी से सेशन में जुड़ जाइएगा और समय को बिना गंवाए हुए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, उपसर्ग क्या है कि यह एक शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है? तो इसकी परिभाषा यह निकल के आती है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग आप लोग को क्लियर हो गया कि उपसर्ग क्या होता है कि वह शब्दांश यानी कि शब्दों का ऐसा अंश जो शब्द के शुरू में, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द का भाव बदल दे या शब्द का अर्थ बदल दे, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब यहां से मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। 1000 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आप कहेंगे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होंगे? 22 होंगे। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि बताइए हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है उर्दू भाषा में, तो उर्दू भाषा में उपसर्गों की संख्या 19 होती है। ये 3 पॉइंट आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होगी? 22 होगी। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। और उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होगी? 19 होगी। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। फिर जब हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका थ्योरी पोर्शन करेंगे, उसमें मैं इन सभी उपसर्गों का जिक्र अवश्य करूंगा। चलिए, अब हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग की परिभाषा मैंने क्या बताया कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो प्रारंभ में लग के उस शब्द का अर्थ बदल दे, वही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो प्रख्यात शब्द में आप जानते हैं क्या होगा? क्या प्रा होगा, क्या प्रख होगा, क्या पर होगा, कि क्या पर होगा। तो आप कहेंगे प्रख्यात शब्द में जो उपसर्ग होगा वह होगा प्रा। क्या होगा? प्रा उपसर्ग होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पराभूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पराभूत में उपसर्ग बताना है। तो आप कहेंगे जो प्रारंभ वाला शब्द होगा, शब्दांश होगा, वही क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो पराभूत यानी कि परा प्लस भूत या पर प्लस आभूत बराबर क्या होता है? पराभूत। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि पराभूत का उपसर्ग क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निर्मल शब्द में उपसर्ग बताना है कि निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे ये संस्कृत का उपसर्ग प्रयोग हुआ। अब आप जल्दी से बता दीजिए कि निर्मल में कौन सा उपसर्ग होगा। आप कहेंगे निर उपसर्ग होगा। निर, ये हलंत जरूर याद रखिएगा। निस या नी नहीं होगा, नी नहीं होगा, नन्रा होगा, निर उपसर्ग होगा किसमें? निर्मल शब्द में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निरूपण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा। निरूपण शब्द में, तो निरूपण में आप उपसर्ग बता दीजिए कौन सा होगा। क्या नि होगा, क्या निर होगा, क्या निरु होगा, क्या निर होगा। तो आप कहेंगे निरूपण यानी कि नि धन रूपण, नि धन रूपण बराबर निरूपण, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, नि उपसर्ग यहां पर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या उ उपसर्ग होगा, क्या अप्स उपसर्ग होगा, क्या उप होगा, कि क्या उपस होगा। तो आप इसका तुरंत विग्रह कर दीजिए। उपधन स्थिति, उपधन स्थिति बराबर उपस्थिति, तो कौन सा उपसर्ग आ गया, उप उपसर्ग आ गया। उप उपसर्ग आ गया यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अवलोकन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या आ उपसर्ग होगा, क्या अव होगा, क्या आ होगा, कि क्या अवल होगा। तो आप कहेंगे कि अवलोकन यानी कि अवधन लोकन, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अव। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है पुनरुत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। पुनरुत्थान, क्या यहाँ पे पु होगा, क्या पुन उपसर्ग होगा, क्या पुनः या पुनर होगा, कि क्या पुनु होगा। बताइए भाई, पुनरुत्थान में कौन सा उपसर्ग होगा। तो पुनः धन उत्थान, पुनः धन उत्थान बराबर पुनरुत्थान, या आप कह सकते हैं पुनर्धन उत्थान। पुनर्धन उत्थान बराबर पुनरुत्थान, ये दोनों आपके सही हैं। चाहे पुनः कहिए चाहे पुनर् करिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सदगति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। सदगति, यहां पे कौन सा उपसर्ग होगा। क्या सद उपसर्ग होगा, क्या सत होगा, क्या सा होगा, कि क्या सह होगा। तो अगर आपको संधि पता है, अगर संधि का वीडियो जिसने भी ना देखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन उसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं विद ट्रिकी कॉन्सेप्ट, वहां पे आप वो वीडियो देखिएगा। वीडियो के ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है लिंक पड़ा हुआ है, देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ये दाधा वाला नियम है इसमें। सदगति, सदगति यानी कि दा किस में बदल जाएगा, ता में, तो क्या बन जाएगा, सत प्लस गति। सदगति का क्या हो जाएगा, सत प्लस गति, और ये व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सत है ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सदगति में उपसर्ग क्या होगा, सत। आगे मूव ऑन करते हैं, निह उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। अब निह से कौन सा शब्द बनेगा, इस उपसर्ग से, यानी कि निह उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। अब चेक करते हैं, क्या निकष बनेगा, निकष बिल्कुल नहीं। क्या नियम, ये भी नहीं बनेगा। क्या निर्मल, अभी कह नहीं सकते हैं। क्या निपात, तो निह धन पात होगा नहीं, यह भी नहीं बनेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, निर्मल, निह धन मल, निह धन मल या निर्धन मल, दोनों हो सकता है। निह धन मल हो सकता है या निर्धन मल हो सकता है, बराबर निर्मल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अति उपसर्ग युक्त, अति उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अति उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बन रहा है। पहला चेक करते हैं, नहीं है, याद रखिएगा। अति, अत्यधिक, अत्यधिक क्या कहेंगे, अति प्लस अधिक, यानी कि यह तो अति उपसर्ग से बन रहा है, यह तो नहीं होगा। अतुल, क्या अतुल अति से बनेगा, अति धन उल, क्या ऐसा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अत्यंत, अति धन अंत, अति धन अंत बराबर अत्यंत। अत्युतम, अति धन उत्तम बराबर
अत्युतम, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमसे नहीं पूछा है, यानी कि अतुल नहीं बन रहा है अति उपसर्ग से, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए, ये उर्दू शब्द का उपसर्ग आ गया है। कह रहा है बाइज्जत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बाइज्जत यहाँ पे साफ निकल के आ रहा है, बा धन इज्जत बराबर बाइज्जत, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रतिदिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? क्या प्रा उपसर्ग है, क्या पर उपसर्ग है, क्या प्रति उपसर्ग है, कि क्या प्रत है? तो आप जानते हैं प्रतिदिन यानी कि प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति उपसर्ग होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दुह। दुह उपसर्ग से जो भी शब्द बनेगा उसको छांटिए। दुधिया, क्या यह दुह से बनेगा? दुह धन दिया, बिल्कुल नहीं। दुर्दशा, दुह धन दशा, दुह धन दशा, यही बन जाएगा दुर्दशा, तो यही क्या हो जाएगा? दुह उपसर्ग से बना हुआ शब्द हो जाएगा। तो 13th का कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? 13th का बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सु उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है? सु उपसर्ग वाला, तो सुपात्र, यहाँ पे सुधन पात्र, ये तो सु उपसर्ग वाला है भाई। सुदर, सुधन दर, सुआस, सुधन आस, अब देखते जाइएगा भाई कौन सा बन रहा है। स्वागत, सुधन आगत। अब यहाँ पे बताइए कौन सा शब्द नहीं है? तो आप जानते हैं ये सुदर नहीं है, ये सुंदर लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो सुधन दर या सुनधन दर नहीं होता है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें ये सु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सम उपसर्ग युक्त शब्द छांटना है। सम, तो सहयोग से क्या होगा? सहधन योग, ये नहीं होगा। समय, समधन अय, ये भी नहीं होगा। समाचार भी नहीं होगा। संबंध, समबंधन बंध, संबंध, यहां पे सम उपसर्ग प्रयोग हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अव उपसर्ग से युक्त कौन सा शब्द नहीं है? अव उपसर्ग से कौन सा नहीं है? तो अवहेलना, ये तो अव उपसर्ग से है। अवगुण, अवधन गुण, ये भी है। अवधन रुद्ध, ये भी है, लेकिन अव्यय नहीं है। यहाँ पे अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अवगुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? क्या यहाँ पे आ उपसर्ग है? क्या बड़ा आ है? क्या अव है? क्या अव है? तो आप कहेंगे अवगुण, यानी कि अवधन गुण बराबर अवगुण, तो यहाँ पे अव उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? अस्थाई शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आप कहेंगे आधन स्थाई बराबर अस्थाई, तो कौन सा उपसर्ग हुआ? आ, छोटा आ, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, और 19 क्या कह रहा है? संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आप कहेंगे समधन पूर्ण, समधन पूर्ण, ये अंग बिंदी नियम है संधि का। अगर आप संधि नहीं पढ़े हैं, संधि की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे संधि का लिंक है। 3 प्रैक्टिस कराई है मैंने, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की ओर। आज का लास्ट सवाल क्या कह रहा है? अन उपसर्ग से बना कौन सा शब्द नहीं है? अब आपको बताना है अन उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं है। क्या अनुदार अन से नहीं है? क्या अनुपम अन से नहीं है?
क्या अगम्य नहीं है कि क्या अनाशक्त नहीं है। तो अनुदार, अन धन उदार बराबर अनुदार, ये तो अन से है तो ये नहीं होगा। अनुपम, ये भी अन से है। अगम्य, अगम्य देखिए अग धन अम में, यहाँ पे अग उपसर्ग है तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ भी अन उपसर्ग है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन अगम्य शब्द में अन उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन थे उपसर्ग से। आपको यह प्रैक्टिस कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने इन 20 सवालों में कितने सही किए ये भी आप बताइएगा। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेशन इसका दूसरा होगा, जिसमें आपको फिर से 20 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।